सिंह हुड्डा के भविष्य पर कोई प्रभाव डालेगा? देखिए, ऐसा है कि आज वैसे मेरी किसी की काट कटौती करने की आदत नहीं है, लेकिन राजनीति में बेबाक और साफ बोलना ही एक सच्चाई का प्रतीक है। बिल्कुल, मैं वही बात आपको बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे इनसे संबंध रहे हैं बहुत पुराने, ऐसी बात नहीं है। इनके संघर्ष का भी इनका जो संघर्ष का दौर था उसमें भी मैंने कदम से कदम मिलाकर इनका साथ दिया। लेकिन जो पिछले 2.5 साल पहले जिस प्रकार से रोहतक को, झज्जर को, बेरी को, कलानौर को जो जलाने का काम इन्होंने किया, इससे बड़ा पाप कोई इनकी जिंदगी में नहीं हो सकता। और वो पाप जो है वो इनको हर हाल में नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो ये एक भाईचारे की एक विशेष बात हरियाणा में होती है कि हरियाणा जो है, हरियाणा में कभी किसी प्रकार भाईचारे में बराबर नहीं, यहाँ तक कि जो हमारे गरीब जो तबका था उसमें भी किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होता। तो 2.5 साल पहले घटना घटी है, उसमें क्या पूर्णतया आप इनका दोष मानते हैं? ये तो उसकी कोई मेरे को स्पष्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने ज्यादातर तथ्य आ चुके हैं। कहीं पर प्रोफेसर वीरेंद्र जी का, कहीं और जो लोग बाग जो जिनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए हैं वो डायरेक्ट किसी न किसी रूप से इनसे जुड़े रहे हैं, और बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने शुरुआत की और वो जो आग जो है, वो जो चिंगारी इन्होंने भड़काई वो आग बन गई, और उस आग को बुझाने का प्रयास बहुत किया गया। लेकिन इन्होंने 4-5 दिन तक लगातार ये रखा कि छांट के किसी विशेष वर्ग को किसी अलग तरीके से कि भाई इनको किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए, और वो केवल और केवल जो मेरा मानना है वो इनकी एक फ्रस्ट्रेशन थी कि भाई रोहतक लोकसभा क्षेत्र से 4 विधायक दूसरी पार्टी के बन गए, और वो फ्रस्ट्रेशन इनकी निकल नहीं रही। जो मेरा इनको यही सुझाव है कि हार जीत हमेशा होती रहती, कभी बड़े से बड़े नेता भी हार जाते हैं और छोटे से छोटा एक आम कार्यकर्ता बड़े नेता को हरा देता है। रोहतक लोकसभा में पिछले 3 कार्यकाल से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 2 कार्यकाल से पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लगातार 25 साल से हुड्डा परिवार कांग्रेस का वर्चस्व है। इतने बड़े इस राजनीतिक पहाड़ को क्या भाजपा तोड़ पाएगी? ऐसा है राजेश जी कि पहली बात तो राजनीति में कोई पहाड़ नहीं होता। ठीक है, कोई कारण ऐसे होते हैं कि जिससे आप लगातार, आपकी चाहे अपनी पर्सनल छवि लगा लो, आपकी पार्टी की कोई लहर लगा लो, आप बन जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति और उसके ऊपर जो भी उसकी पार्टी है उसका डिफेक्ट आता है। आज आप देखिए जिस प्रकार से आपने मेरे आगे जिक्र किया देश का, तो 272 सीटें आपको जाती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। इतनी सीटों पे यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए तो कोई भी पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, उसमें कांग्रेस भी उसके अंदर शामिल है। तो केवल और केवल एमपी बनाना, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आज जो युवा वर्ग है, आज की जो समाज में जो आगे बढ़ने वाला वर्ग है, वो ये चाहता है कि केवल हमें एमपी नहीं बनाना। जेजेपी पार्टी के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है पार्टी का, लेकिन मैं तो केवल एक बात कहना चाहूंगा, उसके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को भी सबको बताना चाहूंगा कि अगर हम सगे भाई में 2 भाई जब अलग होते हैं, चाहे हम घर का बंटवारा करें, चाहे हम किसी अपने कार्य क्षेत्र में अपने बिजनेस का बंटवारा करें, तो कभी फायदा नहीं होता, एक बार नुकसान होता ही होता है। और आज स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो साफ सुथरा आपका बंटवारा हो और एक महत्वाकांक्षा का बंटवारा हो। जो जेजेपी और आईएनएलडी का जो बंटवारा हुआ है वो एक महत्वाकांक्षा का बंटवारा है कि कौन पहले मुख्यमंत्री बने। तो जो महत्वाकांक्षा का बंटवारा तो बहुत भारी उसमें नुकसान होता है। तो इस वजह से जो मेरा मानना है कि ये महत्वाकांक्षा उनको कहीं ना कहीं बहुत नीचे गर्त तक लेके जाए। लोगों का ये मानना है कि रोहतक जो सीट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी ताकत के साथ, हर धन बल के साथ जीतना चाहते हैं।
कि इसी सीट से उनका मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पक्की होती है। दुष्यंत चौटाला जो अभी राजनीति अलग पार्टी बनाकर आए हैं, यहां से उनका बहुत भारी मार्जिन से हारना भी उनके लिए भारी हो सकता है। मैं समझता हूं कि रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, जेजेपी दोनों को ही अपना सर्वस्व लगाकर लड़ाई करनी होगी। जेजेपी को बहुत कम मत मिलते हैं, एक संदेश जाएगा, कोई छवि नहीं है। दीपेंद्र अगर हारते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री का कद साबित नहीं कर पाएंगे। आपका क्या विचार है? देखिए राजेश जी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, अपने जीत के लिए हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है। जिसको ये पता है कि तू चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे भी, वो भी लास्ट तक ये प्रयास करता है कि मैं जीत जाऊं। तो इसलिए मेरा मानना और मेरा प्रयास तो केवल और केवल ये रहेगा, ना मैं किसी को हराने में इंटरेस्ट मेरा, ना किसी कोई और, मेरा तो केवल और केवल एक इंटरेस्ट कि अपनी पार्टी और जो नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है, उस नरेंद्र मोदी का जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आएगा, हम जी जान से उसका चुनाव लड़ेंगे और अपना चुनाव मानकर हम वहां से इसको, अपने कैंडिडेट को भारी बहुमत से जिताएंगे। चुनाव का आखिरी पल आ चुका है, सभी पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा रोहतक लोकसभा से अभी तक कोई अपना कैंडिडेट पेश नहीं कर पाई है। इसको मजबूती कहें, पार्टी की कमजोरी कहें? नहीं, अभी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है। और मैं तो ये कहता हूं कि हमें तो अगर लास्ट, जिस दिन नॉमिनेशन का लास्ट डे, उस दिन भी अगर कोई कैंडिडेट फैसला करके भेजेगी पार्टी, क्योंकि मैंने जो भाजपा में देखा है, भाजपा में मैंने ये देखा है कि यहाँ हर कार्यकर्ता अपने आप को कैंडिडेट मानता है। जो भी कार्य करता है वो ये नहीं सोचता कि आज कैंडिडेट कौन आया है, हमारा कैंडिडेट है भारत को आगे बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी। और वो जो शख्सियत है, जिसको भी वो भेजे, चाहे नॉमिनेशन के लास्ट डे वो भेज दे, उसको हम हर हाल में यहाँ से इस बार 12 तारीख को जो चुनाव होगा, आप देखना उसमें जो मेरे सपनों का भारत 2019 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव के इस समय पर हर वोटर ये सोचता है, मैं उसको वोट दूं, मैं इसको वोट दूं, मैं किसको वोट दूं। 70 साल के राजनीतिक सफर में अक्सर मतदाता वोट देकर पछताता आया है। हर व्यक्ति का एक सपना है, मेरा घर ऐसा हो, मेरा प्रदेश ऐसा हो, मेरा भारत देश ऐसा हो। आज हम जानना चाहेंगे आनंद सागर जी के सपनों का भारत कैसा हो। आनंद सागर जी, अपने विचार, आपके सपनों का भारत कैसा हो? धन्यवाद राजेश जी। एक बहुत ही अच्छा आपने अपना विषय लिया है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज के दिन लोग बाग अपना स्वार्थ ज्यादा देखते हैं, राष्ट्र को कम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने राष्ट्र को, अपने देश को सर्वप्रथम माना। और जिस तरह आपने मेरे से इस बात पे चर्चा की है, तो मेरा तो यही मानना है कि अगर हमारा देश खुशहाल है, समृद्ध है, तो अपने आप हमारा घर भी खुशहाल और समृद्ध होगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, अगर जैसे पॉलिटिकल आप बात करेंगे, तो हम राजनीति में आके अपने स्वार्थ की तरफ ज्यादा जुड़ जाते हैं। आपका टाइम देने के लिए और विशेष तौर पर आपका मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैंने आपका जो समाचार क्या रही है, आपको शुभकामनाएं भी मैं देता हूं इस बात के लिए कि आप बड़ी बेबाकी के साथ, बगैर निष्पक्ष भाव से आप सबकी बातें रखते हैं, समाज तक, जनता तक आप पहुंचाते हैं। और यही बात जो एक चौथा स्तंभ जो माना गया है पत्रकारिता का, उसमें आप पूरी तरह से खरे उतरते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय